बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम की जो स्टोरीज हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीआईए के जो तैयारा क्रैश हुआ था उस हवाले से रिपोर्ट आ गई है। उसमें काफी चीजों का इंकशाफ किया गया है, जिसमें पीआईए के 400 में से 150 जो पायलट्स हैं उनके मुबैना जाली लाइसेंस का इंकशाफ हुआ है। इन तमाम पायलट्स को सेफ्टी के लिए खतरा करार देते हुए फहरिस्तें भी तलब कर ली गई हैं और हुकूमत ने ऐसे तमाम पायलट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। कमर्शियल पायलट्स की जो पाकिस्तान में तादाद है वो 860 है, जिसमें से 262 जाली डिग्रियों वाले हैं। इसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे और सज्जाद मीर साहब से इस पर उनकी राय भी लेंगे। आज का जो हमारा दूसरा मौजू होगा वो है कि लाहौर के 7 इलाके हैं, आज रात 12 बजे उनको मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। इससे पहले भी लाहौर के कुछ इलाके सील किए गए हैं। लॉकडाउन से जो मतलूबा नताइज हुकूमत हासिल करना पा रही थी, इस लॉकडाउन से और जो लाहौर के अब आज 7 इलाकों की बात हो रही है उनको आज रात 12 बजे सील कर दिया जाएगा। हुकूमत वो नताइज हासिल कर पाएगी। सज्जाद मीर साहब से पूछेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर, प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले तो मैं आपसे ताज़ियत करना चाहूंगी। डॉक्टर मुगीजुद्दीन आज कोरोना के बायस इंतकाल कर गए, क्या कहेंगे उनकी वफात पर? डॉक्टर मुगीज जो थे हमारे यूनिवर्सिटी के साथी थे जी। मुझसे शायद 2 साल जूनियर थे और जहाँ भी वो हम होते थे वो इसका जिक्र करते थे। उनकी असल बात यह है कि वो यहाँ सहाफ़त का और अबलाग आमा की तालीम को, तदरीस को एक नए रंग में ढालने के एक तरह के बानी थे और पायनियर थे जी जी। यानी उससे पहले भी शोबा सहाफ़त मौजूद था और उससे बड़े बड़े नाम हैं। मरगूब सदीकी शुरू में आते थे, फिर अब्दुल खुर्शीद थे, मस्कीन अली हजाजी थे, वारिस मीर थे और आखिरी आदमी जो कि जिंदा है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मेहदी हसन है। और लेकिन जो नई जनरेशन आई उसमें डॉक्टर मुगीस ने जब वो सरबराह बने तो अदारे का रंग जो था उसको एक तो इंस्टीट्यूट बनाया और रंग बदल के रख दिया, बिल्कुल नई शक्ल दे दी। वहाँ रेडियो भी काम करता था, टीवी भी काम करता था, सारी वो तालीमात थी जो कि एक आला किस्म के सहाफ़त के अदारे में होने चाहिए थी। और यूं कहा जा सकता है कि इस वक्त पंजाब के अक्सर कॉलेजों में जो सदर शोबा हैं वो उनके स्टूडेंट्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, वहाँ तालीम दी, वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, डीन बने। आजकल अमूमन हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिन्हें रखा जाता है उन्हें डीन ही बनाया जाता है, फैकल्टी बना दी थी अब मास कम्युनिकेशन को। उसके अलावा वो उसके बाद यूसीपी में गए, वहाँ भी डीन बने, डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया और यूएमटी में थे। तो 4 यूनिवर्सिटियों में कम से कम उन्होंने अबलाग आमा का शोबा जो था वो कायम किया। और शहर में जितनी यूनिवर्सिटियां मुझे नजर आती हैं, जितने टीचर नजर आते हैं मुख्तलिफ कॉलेजों में, वो अक्सर उनके स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ सदर शोबा हैं। बहुत परफेक्शनिस्ट थे, उनका मजाज का एक खास अंदाज था, हर चीज को बेहतरीन तरीके से, कमाल पसंदी से वो करना चाहते थे और इस पर बड़ी पेन लेते थे। रिसर्च के खास तौर पर वो बहुत उम्दा उस्ताद थे और टीचर के तौर पर उनका नाम भी था और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी उन्होंने बहुत नाम कमाया। जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं कराची से वापस आया तो वो बहुत खुश थे और इसका तज़किरा भी करते थे और यहाँ के हलकों में दोबारा गोया मुझे इंट्रोड्यूस करने में उन्होंने बढ़ चढ़ के एक तरह के मिशन के तौर पर हिस्सा लेते थे। मेरा पहला फंक्शन जो कराची लाहौर आके हुआ वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया, पुराने सिलसिले को रिवाइज किया। पहला उसका जो फंक्शन था वो मेरे साथ किया, सज्जाद मीर के साथ, और बहुत खूबसूरत फंक्शन किया। और एक लंबा अरसा जहाँ वो जाते थे मुझे उनकी हाँ कोई ना कोई क्लास लेना पड़ती थी। आखिर में मैंने कुछ माजरत की थी कि बड़ा मुश्किल हो गया है, तो अगरचे उनका इसरार था कि नई नस्ल की तरबियत और उनकी एक इस्लामी और पाकिस्तानी जहन बनाने के लिए मुझे वक्त निकालना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अचानक उनकी मौत की खबर आई है और बहुत दुख हुआ। और मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिन्होंने उनकी मुखालफत भी की, जैसे कि हम असरों में जेलसी हुआ करती है, कभी कभी पैदा हो जाती है, दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं, उसमें ख़ास तौर पर मैंने उनमें से भी बहुत से लोगों को रोते देखा। यानी जिंदगी भर उनका और स्टाइल रहा होगा लेकिन यहाँ आके उन्हें को मैंने रोते हुए भी देखा। जी,
سر سٹوریز کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلے پی آئی اے کی بات کر لیتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی میں بھی بیان اور ماضی کے حالات دیکھ کر جو ان کا ڈیٹا ہے اس کو دیکھ کر واضح ہو گیا ہے کہ ہمارے پائلٹس کا جو رویہ ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے. دیکھیں پائلٹ کا نہیں، ہمارا سسٹم روٹن ہے. کیسے آپ نے لائسنس دے دیا ان لوگوں کو، کیسے آپ نے جاری امتحان دیے؟ اگر سول ایویشن کے لوگ اس میں شامل نہیں تھے تو کیسے یہ پاسبل تھا؟ جی اب آپ کہتے ہیں 860 پائلٹ ہیں، جن میں 264 ایسے پائلٹ ہیں جن کے لائسنس جاری تھے، تو کل تک تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی کہ آپ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو گیا؟ آپ نے اتنے پائلٹ بھرتی کیے ہوئے ہیں اور ان پائلٹس کو بھرتی کر کے آپ نے سارا جو نظام تھا وہ تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا. آپ لوگوں کی زندگیاں ہاتھ میں دے رہے ہیں. کہ ٹرک کا ڈرائیور بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی لائسنس دیتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ یہ اسٹیئرنگ سنبھال سکے گا. سر ہمارے 90% جو ڈرائیونگ لائسنس ہیں وہ ایسے ہی دیے جاتے ہیں. نہیں ایسے وہ تو غلام سرور نے کہا، لیکن آج جو سب سے بڑی بات تھی، پہلی بات انہوں نے پائلٹ سے بات بھی کی ہے. پہلی بات انہوں نے کی ہے کہ اس حادثے میں اصل واقعہ ہوا کیا. اچھا واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ وہ یہ تھا کہ وہ جب 10 ناٹیکل مائل کی دوری پہ تھا تو اسے نیچا ہونا چاہیے تھا، وہ بہت اونچا تھا اور اس وقت اس نے پہیے کھولے، جسے ویلز ہم کہتے ہوتے ہیں، وہ کھولے، اور جب 5 ناٹیکل مائل پہ آیا اس نے ویل بند کر دیے. وہ کیا تھا؟ اس نے جب بند کیے ہوں گے غالباً وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کھول رہا ہوں. اس نے یہ ایسا کیوں کیا؟ ذہنی کیفیت کیا تھی؟ کیسے وہ یہ ہوا کہ پہلے اس نے کھولے پھر بند کیے؟ اچھا پھر جب لینڈ کر رہا ہے تو آپ کے ٹاور نے بھی اس کو نہیں کہا کہ تمہارے پہیے بند ہیں، اور جب اس نے لینڈ کیا ہے آ کے تو انجن ٹکرائے ہیں، اس پہ ان کو نہیں روکا گیا کہ اب تم نے یہ جو لینڈ کر رہی ہے اسی کو لینڈ کرنا ہے. اس نے دوبارہ اس کو فلائٹ کو لیا، جس کے نتیجے کے طور پر انجن تھے وہ جو کہ ٹکرا چکے تھے، ڈیمیج ہو چکے تھے، وہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. اور پھر غلط طور پر آ کے وہ اس میں آپ کا جو ٹاور ہے اس نے دیکھا ہی نہیں. پائلٹ کی تو یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بہت فلائٹس کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ ضرورت مند تو کرتا ہی ہے کہ زیادہ الاؤنس ملتے ہیں. پھر یہ تھا کہ جو وہاں کہا گیا کہ وہ کورونا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اندر. کیوں کر رہے تھے؟ پریشان تھے. پریشانی کی حالت میں اگر آپ نے فلائٹ اس کو دے دی، آپ نے چیک نہیں کیا اپنے پائلٹس کی ذہنی کیفیت کو، دیکھا نہیں اور ان کو فلائٹ دے دی. تجربہ کار پائلٹ تھے، لیکن اس مشکل میں اس وقت سے ان کو جو دقت جس سے گزرے تھے اس آپ کو اندازہ نہیں تھا. لائسنس آپ نے بہت سے پائلٹس کو جعلی دیے ہوئے، ان کی جگہ اور لوگوں نے بیٹھ کے امتحان دیے ہوئے. 262 جو کمرشل پائلٹس ہیں ان کے لائسنس جعلی ہیں، اور ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کے 150 پائلٹ ہیں 400 میں سے جو جعلی ہیں. سر غلام سرور نے آج کیا کہا پائلٹس کے بارے میں؟ پہلے وہ سنوا لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. کراچی ایئرپورٹ کے قریب حادثے کا شکار ہوا جس میں 99 پیسنجر سوار تھے. 8 ان میں سے کیبن کرو اور کاکپٹ کرو کے لوگ بھی تھے. ماسوائے 2 کے جو کہ خوش قسمت ترین اشخاص تھے جن کی جانیں اللہ نے محفوظ رکھیں، وہ صحتیاب ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. 97 کی شہادتیں ہوئیں. جناب اسپیکر، بدقسمتی سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. پاکستان مارز وجود پہ آنے سے 72 سال ہو چکے ہیں. ان 72 سالوں میں 12 واقعات ہوئے ہیں، اور ان 12 واقعات کی کبھی بھی بر وقت نہ کوئی انکوائری ہوئی، نہ اس کی رپورٹ آئی، نہ پبلک ہوئی، نہ لوگ جان سکے کہ اس حادثے کی وجوہات کیا تھیں. جی سر کہہ رہے ہیں انکوائری نہیں آئی ابھی تک. اچھا یہ اصل میں دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ میں نے ایک دو لوگوں سے ذکر بھی کیا، لیکن لوگ اس میں احتیاط برتتے ہیں. وہ کہتے ہیں مکمل رپورٹ نہیں ہے، یہ عبوری رپورٹ ہے، عارضی رپورٹ ہے. اور پرانی رپورٹیں بھی تو نہیں آئی نا جی. بوجھا لین کی جس میں جنید جمشید گیا تھا، اور وہ پرانی ایئر بلو کی گلگت کے قریب حادثوں کا شکار ہوئے تھے کچھ، وہ پی آئی اے کے الگ ہیں، دوسری ایئر لائنز کے بھی ہیں. دنیا میں یعنی کہ جو ایمریٹس ہے ہم نے بنائی ہے، اس کا پوری لائف میں ایک حادثہ ہے، وہ بھی کچھ میں جانے نقصان نہیں ہے. وہ لینڈ کرتے ہوئے کچھ ٹکرایا یا کچھ واقعہ ہوا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آخر ہمارے کیوں ہوتے ہیں؟
کیا صرف یہی وجہ ہے کہ پائلٹس ہم نے انہوں نے کہا کہ 9 پائلٹس تو ایسے تھے جو رو پڑے اور کہا ہمیں معاف کر دیں، غلطی ہوئی ہم سے. یعنی انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا. یہ ایک چھوٹا جرم نہیں ہے کہ آپ ایئر لائن چلا رہے ہیں اور آپ جن کے ہاتھ میں لوگوں کی زندگیاں دی ہوئی ہیں، ہواؤں میں جن کو اڑا دیا آپ نے، وہ ان کے لائسنس جاری ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آج سے 31-32 سال پہلے پی آئی میں انجینئر تھے اور چھوڑ کے پھر ایمریٹس میں گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو جس شکل و صورت کے لوگ پائلٹ بن کے آتے تھے مجھے یقین نہیں تھا. دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس ایئر لائن کے خاص طور پر کراچی میں ہونے کا بہت نقصان ہوا ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے بالخصوص ایسی سیاست کی ہے جس کا انتہا نہیں. مسلم لیگ نون نے بھی کی ہوگی، جماعت اسلامی نے بھی کی ہوگی، لیکن ان دو جماعتوں نے تو 500-600 ہزار لوگ جو تھے وہ بھرتی کرائے. اچھا پائلٹس کے سلسلے میں وہ بھٹو صاحب بات میں مشہور تھا کہ لاڑکانہ میں ایک وہ تھا ٹیوبویل آپریٹر، اس کو اسسٹنٹ انجینئر لگوا دیا. صحیح. تو یہ بغیر کوالیفیکیشن کے لوگوں کو نوکریاں دینے کا ٹینڈنسی جن پارٹیوں میں ہے انہوں نے ظلم کیا اس ملک میں. پی آئی کو تباہ، پی آئی کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نمبر 1 تھا، بہترین، کوئی شک نہیں تھا ان کا جو معیار تھا، وہ تباہ کر دیا آپ نے. وہ پی آئی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو شفٹ کرنا چاہتے تھے اسلام آباد، ہنگامہ کر دیا، سیاسی مسئلہ بنا دیا. ارے بھائی ادارے چلانے تو سیاست کو چھوڑنا پڑے. یہ 264 لوگ ہیں، آپ معلوم کر لیجئے ان کے پیچھے سیاستدانوں کا ہاتھ ہوگا. سیاستدانوں کا ہاتھ نہیں ہوگا تو ان لوگوں کا ہاتھ ہوگا جن کو ہم بااثر لوگ کہتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں بااثر لوگ؟ یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں؟ آپ ان کی نہ ڈگریاں اصلی ہیں نہ ان کے لائسنس کارآمد ہے، ان کو آپ نے لائسنس دیا ہوا ہاتھ میں پکڑا دی ہے. ایسی تمام چیزوں کا انکشاف حادثات کے بعد ہوتا ہے. جی ہاں، اب یہ ہے کہ یہ آٹو پائلٹ پہ تھا. آٹو پائلٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لینڈ کرنا ہوگا تو خود ہی لینڈ کر جائے گا. آٹو لینڈنگ، آٹو پائلٹ پہ ہوتا ہے، آٹو لینڈنگ بھی وہ کر جائے گا. اگر فلائی کرنا ہے تو روٹ کی تلاش کرتا ہو چلا جائے گا. ہوا کہ اس نے اس کو مینول کر دیا، اور مینول کرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ اس کے بعد وہ کر نہیں سکے. انہوں نے پہیہ کھولے، پہیے بند کر دیے. ان کو ٹاور والوں کو نظر نہیں آیا پائلٹ کی کیفیت کیا تھی. یہ آپ کو معلوم کتنی فلائٹس کروائی ہیں آپ نے؟ وہ فلائٹ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ تیار نہیں تھے. یہ ایک تو پالپا والے جو ہیں ان کے پائلٹ ایسوسیشن وہ روز ہڑتال کر دیتے ہیں. یہ موقع ہے کہ ان کو لے کے دھاڑا دیا جائے کہ یہ جو جعلی ڈگریوں لائسنسوں والے لوگ تھے تم ان کی حمایت کیسے کرتے تھے؟ انہی کی ووٹوں سلیکٹ ہو کے تم بنتے ہو اور تقریریں کرتے ہو کہ پائلٹوں کا نمائندہ ہونا چاہیے. یہ پتہ چل گیا نمائندے یہ ہوتے ہیں. یہ قوم کے ساتھ جو ہے ان کی زندگی اور جانوں سے کھیلنے کی بات ہے. یہ صرف بیڈ گورننس کی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک ایسا فراڈ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ابھی تک اس کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیسے چلتا جا رہا ہے بھائی؟ اتنے بڑے نقصان کے بعد اگر آپ اچھا اس پہ بحث ہوتی ہے جی آپ سربراہ کو جا کے غلط لے آئے، آپ پی ایف سے لے آئے، ایئر فورس سے لے آئے. ایئر فورس کو کیا پتا کمرشل فلائٹ کیا ہوتی ہے؟ کمرشل پائلٹ یہ ہوتے ہیں جو آپ نے کیا ہوا ہے. اس ملک ستیہ ناش کر کے رکھ دیا آپ نے، ایئر لائن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے جو اس علاقے کی بہترین ایئر لائن تھی، جو ہماری پہچان تھی، پاکستان کی علامت تھی، پرچم بردار جسے کہتے ہیں، فلیگ ہمارا لے کے اٹھتی تھی، اس کو آپ نے یہ حال پہنچا دیا ہے. اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا مطلب ہے یہ اچھی بات نہیں کر سکتے. سر اس کے علاوہ سنیں کہ ذرائع کے مطابق 1.5 سال میں کوئی بھی فلائٹ آپریٹ نہ کرنے والے پائلٹس جو ہیں وہ تنخواہیں لیتے رہے ہیں. ایک خاتون پائلٹ کا کہا گیا کہ جو بیرون ملک ملازمت کے ساتھ پی آئی اے سے تنخواہ لینے کا بھی انکشاف ہوا ہے. ہاں یعنی ملازمت غیر ملک میں کر رہی ہے، تنخواہ پی اے سے لے دی پائلٹ کی. پتہ نہیں اس کا لائسنس کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے چلا ہوگا. یعنی فیور کرتے ہیں. معلوم کیا جائے نا اس خاتون کو یہ فیور کس نے دلائی ہے. معلوم تو کرنا چاہیے نا کیا ہو رہا ہے ان اعلانوں میں. کیبن کرو دیکھیے آپ، کیبن کرو تو اپنی جگہ ہوتا ہے، ایئر ہوسٹس اور اسٹوارڈ وغیرہ، لیکن جو کارپٹ کرو ہے جو ہمارے فلائٹ میں ہوتے ہیں انجینئر یا یہ لوگ، ان کی تو آپ سلیکشن جو ہے سوچ سمجھ کے کریں. ان کے ساتھ تو آپ مذاق نہیں کریں نا جی. آپ نے جس نے کھانا سرو کرنا ہے اس میں تو آپ اونچ نیچ کر سکتے ہیں، ایئر ہوسٹس سلیکشن میں آپ گڑبڑ کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور کیوں کرتے رہتے ہیں یہ بھی دنیا کو پتہ ہے. لیکن اس کو تو نہیں آپ کریں نا. جس نے جہاز چلانا ہے، جس نے لے کے چلنا ہے، خدا کا خوف کریں. اس کی اپنی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے. جی ہاں اس کی جان ہوتی ہے. وہ مزاج ہوتا ہے جو پائلٹ بن گئے. جہازوں کے جو بحری جہاز ہوتے ہیں اس میں جو کیپٹن ہوتا ہے بڑی تنخواہ لیتے ہیں، لیکن ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے.
पायलट को आसमानों में उड़ता हुआ जहां कोई आपका यानी बेजारो मददगार होते हैं, स्वाया आप उसकी सलाहियतों पर एतबार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ 2 बंदे बच्चे हैं, वो भी कुदरत ने बचा लिए हैं। यानी कि एक ही उसमें बताया कि कुर्सी एग्जैक्ट होके बाहर आई, एक फ्लोर पे गिरी, वहां से उछली, दूसरे फ्लोर पे गई, दूसरे फ्लोर नीचे पहले फ्लोर पे आई, वहां से उनको रेस्क्यू किया गया। सर यहाँ पे कोई रिक्शा, कोई मोटरसाइकिल चला रहा हो ना लाइसेंस के बगैर, तो उसका चालान कर दिया जाता है। ठीक है। वहाँ पूरी ये बस चलाई जा रही होती है तो कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। ये एयरबास चलाई जा रही है, जम्बू त्यारे चलाए जा रहे जी। हैं, और बहुत सी बातें होती हैं। हो सकता है कि उनके पायलट सही होते होंगे, लेकिन इस हद तक जो बात को पहुंचाना जो है ना, बड़ा ही खतरनाक बात है जी, मैं यही कह सकता हूँ। सर यहाँ पे ब्रेक लेनी है मुझे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि लाहौर के 7 इलाके आज रात 12 बजे मुकम्मल सील करने का हुक्म दे दिया गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर अब लाहौर के 7 मजीद इलाके मुकम्मल सील करने का हुक्म दे दिया गया है, जो कि आज रात 12 बजे हो जाएंगे। क्या कहते हैं कि हुकूमत जो कुछ इलाकों को लॉकडाउन करके जो मतलूबा नताइज हासिल करना चाह रही थी, वो हो रहे हैं कि मजीद और लॉकडाउन? इस्लामाबाद से यही खबर आई है कि इस्लामाबाद में कुछ इलाके सील किए थे और वहाँ डेथ रेट में कमी आई है और नताइज अच्छे निकले हैं, तो शायद वहाँ के कुछ और इलाके सील किए गए। यही लाहौर में किया गया था। लाहौर में जहाँ मैं रहता हूँ वो इलाका भी सील है। हालांकि वहाँ पता चला था कि वहाँ किसी घर में 2 या 3 मरीज निकले थे, उनका एड्रेस वो था, वो वहाँ रहते नहीं थे, लेकिन एहतियातन वो भी सील कर दिया गया। और मैं गाड़ी बाहर रखता हूँ अपनी, जब निकलना होता है तो आके उस गाड़ी में बैठ के आ जाता हूँ। इतना सा फासला गली के कोने पे ही है। तो आज तो हमारा इलाका भी सील हो जाए। आज तो आपका इलाका भी माशाल्लाह सील हो जाएगा, आप भी उनमें शुमार होने लगे जिनके इलाके में। अच्छा, अब मसला ये है कि ये इलाके जो उन्होंने सील किए, इसका नतीजा ये हुआ कि उनका ख्याल था कि इसके ताज बेहतर आए हैं, तो उन्होंने मेरा ख्याल में अब कुछ और इलाकों को सील करके लाहौर में देखें, ये इमरान स्मार्ट लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, अगर सुबह पूछते तो मैं लॉकडाउन ना करता। उधर जो WHO है वो कहता भी लॉकडाउन करें, हम 2-2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन करें। तो इन्होंने तरीका निकला कि बजाय इसके कि सारा शहर लॉकडाउन करने के, वो इलाके लॉकडाउन कर दिए जाएं जहां ज्यादा खतरा मौजूद है, और कहा जाए ये स्मार्ट लॉकडाउन है। हाँ। लेकिन लॉकडाउन ही है और ये बेहतर है। इससे असर दूसरे इलाकों, उन इलाकों में ही पड़ा जो सील नहीं है, जो लॉकडाउन नहीं है। वहां भी ट्रैफिक जो है इन इलाकों से आती थी ना, वो कम हो गई और सूरत बेहतर हो गई। तो मेरा ख्याल में इलाज इसका यही है कि आप इसके आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहते, आप इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग के वो आपको कायम करना पड़ेगी, और उसी के नतीजे के तौर पर हालात कुछ बेहतर होंगे। हालात बहुत खराब हो गए थे। अब तो हर आदमी को डर लगता था कि जाने कब उस पर कोई कोरोना का वार हो जाए, हमला हो जाए। आप बैठे हुए हैं अपनी शीशे के घरों में और आप पत्थर फेंक रहे हैं, लोग यानी आपको लोगों को कितनी मुश्किल है आपको अंदाजा नहीं है। अब तो हर आदमी को रियलाइज कर गया है कि कोरोना की वजह से कितनी बात हो रही है। आप कहते हैं तो लोग पूछते हैं कहाँ है कोरोना। भाई ये आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से लोगों का तासुर ये था कि शायद हुकूमत जो है इंटरनेशनल इदारों से पैसे लेने के लिए इस तरह की बात कर रही है, वरना है नहीं। तो मेरा ख्याल में अब अगर इस पॉलिसी पे चल रहे हैं तो इस पर आप फलसफियाना बहसो में ना पड़े, इस बात को चलने दें और कोशिश करें कि जो जुलाई में से आपको खतरा है वो अल्लाह ना करे कि वो पैदा हो। जी 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 सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। सर के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल और गैस की फराहमी को बहाना बनाकर शहर में गर्मी बढ़ते ही गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर? देखें, बात यह है कि के इलेक्ट्रिक जब से हुआ है उस वक्त से बहुत ही सूरत हाल जो है वो गड़बड़ हो गई है। असल में हमने बहुत से इदारों को प्राइवेटाइज किया था इस ख्याल के साथ कि ये इदारे जो हैं वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और बेहतर बनाएंगे। PTCL में किया था हमने, सऊदी फर्म को दिया कि वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कोई नहीं किया उन्होंने, पैसे वो लेके ही पता नहीं। ये हमने इसको किया था कि के इलेक्ट्रिक को, इसका नाम पहले दूसरा था, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन था, KES, इसको के इलेक्ट्रिक बनाया और किया कि वो इनके पास अपने पावर स्टेशन है, उससे बिजली जनरेट नहीं करते ये। क्यों?
वो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं या डीजल पे चलते होंगे। अच्छा, चूंकि वो इस पर चलते हुए बिजली महंगी पड़ती होगी, ये वापडा से लेते हैं, वापडा से बिजली लेने की एक हद मुकर्रर है, उससे ज्यादा तो नहीं देंगे जी। अब वो हद हो गई होगी, अब कहते हैं हमारे पास चूंकि फर्नेस ऑयल नहीं है, डीजल नहीं है, ये आया नहीं था मुल्क में, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई आपको अपने अपने कारखानों के लिए डीजल और फर्नेस ऑयल का बंदोबस्त अलग से करना चाहिए था। आपने वो ऑर्डर दिए हुए थे जी। आप तो एक कारोबारी अदारा है। बिल्कुल। अब ये जितने अदारे प्राइवेटाइज किए गए कारोबारी मकासद के लिए, एक तो वैसे ही कराची पर लोगों की सही। सर, चूंकि ये कराची का मामला है, कराची के और भी बड़े मसाइल हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने ज्वाइन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, फारूक सत्तार साहब तो जितना वो जानते हैं कौन जानता होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी सज्जाद मीर साहब। अच्छा जनाब, बात सिर्फ पूछनी है, एक तो ये नालों का सवाल पैदा हो गया कि ये साफ हो गए कि नहीं हो गए, बारिशें आने वाली है। दूसरा, ये के इलेक्ट्रिक ने क्या कर रखा है, कराची में तो ऐसा नहीं होता था, क्या कर दिया इन्होंने? नालों के लिए तो जो मेरे जमाने में और मुस्तफा कमाल जब मेयर थे तो हम जनवरी में पहली बार साफ करते थे नालों को, और उसके बाद हम मार्च में करते थे, और फिर जून में हम करते थे ताकि हम जुलाई की तैयारी कर लें। ठीक है। और उन तीनों की डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनती थी, और कितना टन कचरा निकला, कहाँ डिस्पोज हुआ, कौन कौन से नाले साफ हुए, और उसका क्या बजट था, किसको ठेका दिया, ये शफाफ तरीका है। लेकिन वसीम अख्तर साहब जब से मेयर आए, मेरे जो इब्तदाई झगड़े हुए पार्टी में और मेयर से, तो उसमें एक झगड़ा नाले का भी था। ठीक है। क्योंकि मेरे इल्म में था कि 40 करोड़ की फाइलें बनती हैं, 40 करोड़ के ठेके, वो सिर्फ फाइलों में साइन होते हैं, कचरा नाले वाले साफ नहीं होते। अच्छा अच्छा। अब तो इन्होंने बिल्कुल हाथ उठा लिया और कह रहे हैं हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, और हुकूमत सिंध ये करे। अच्छा, अब ये जून के महीने में तय कर रही है और बारिशें बिल्कुल सर पर हैं, ये चीजें मई और अप्रैल के महीने में तय हो जानी चाहिए, इसके ठेके अवार्ड हो जाने चाहिए, कोई भी पैसा दे, हुकूमत सिंध दे। तो मतलब ये कि बिल्कुल जब सर पे आ जाएगी तो वो इमरजेंसी कानून को इस्तेमाल करेंगे ताकि उसमें कमीशन अपनी मर्जी से ले सके। ठीक ठीक। तो एक तो ये बदनीयती है, बददियानती है, शफाफियत नहीं है, और रूल कौन रहा है? कराची के अवाम। अच्छा, और कराची के अवाम क्या है? ये वो शहर है जो तरक्की का मरकज है और हमारी तरक्की का इंजन है पूरे मुल्क की। 60-65% रेवेन्यू देता है। ये तो नालों का हो गया। इसी तरह के इलेक्ट्रिक चले, उनको मॉनिटर कौन करेगा? सुई सदन गैस जो है वो सरकारी इदारा है, और ऑयल एंड गैस जो है वो वफाकी हुकूमत की मिनिस्ट्री है, और निपरा भी वफाकी हुकूमत के साथ काम करती है, चाहे कितनी ऑटोनोमस हो, कितनी खुद मुख्तार हो। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को वेरीफाई करे कि हाँ गैस कम है इसलिए बिजली कम हो रही है। अच्छा, फर्नेस ऑयल की सप्लाई अगर कम है तो वो बता दें पीएसओ ने नहीं दिया, बाकी तेल इंपोर्ट करने वाली कंपनी ने नहीं किया। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो महंगी पड़ती है उनको बिजली, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, उसमें उनको मेहनत ज्यादा लगती है और उसको वारा नहीं खाता, तो वो खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी एक मल्टीनेशनल एक कॉर्पोरेट इदारा तो बनाना चाहते हैं जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, और कहीं अगर मार्जिनल प्रॉफिट हो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। के इलेक्ट्रिक का ये रवैया बड़ा मायूस कुन है, और के इलेक्ट्रिक की जिस तरह प्राइवेटाइजेशन, देखिए पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन फिर भी बेहतर थी, ठीक है, और के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन भी यही सोचा गया कि ये भी शायद इससे कोई रिजल्ट निकले, ठीक। लेकिन उन्होंने शायद प्रॉफिट ही कमाया है, उन्होंने कोई सर्व नहीं किया कराची को, और अब तक ये मसला हल नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि एक तो एग्जैजरेटेड बिल है, मुबालगा आमेज। आप देख लें कि एक घर, मैं मिसाल देता हूँ मेरे जानने वालों का, मैं आज बैठा था बिल वालों के साथ, एक घर में एक एसी चल रहा है, 400 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, अप्रैल जो है वो मार्च अप्रैल में 750 इस्तेमाल होते हैं अप्रैल मई में, और मई जून में होते हैं 1350। मैं ये कह रहा हूँ कि एक एसी चल रहा है 3 महीने से, तो ये 3 गुना कंजम्पशन कहाँ बढ़े, कैसे बढ़ गई? तो आज मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मैंने एक मिसाल दे के कहा कि ये कैसे हो रहा है कि हाँ ठीक है आपका पीक आवर के अलग है, ऑफ पीक आवर के अलग है, आप उसमें ऊपर नीचे कर लें, आप अपना रेट अगर यूनिट ज्यादा इस्तेमाल हो उसमें बढ़ा लें, चले वो पॉलिसी है, उसको हम मान लेंगे, वो हम कड़वा घूंट पी लेंगे। लेकिन ये आप कंजप्शन कैसे बढ़ा रहे हैं जो लोग नहीं कर रहे कंज्यूम? छोटे घर हैं, 2 पंखे चल रहे हैं, 10,000 का बिल आ रहा है, 12,000 का बिल आ रहा है, कैसे लोग देंगे? वो अपना घर का किराया देंगे,
وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ پیسے خرچ کریں گے, 3 وقت یا 2 وقت کی روٹی کھائیں گے. یہ سوچنا ہوگا اسٹیٹ کو اور ریاست کو کہ اب ان اداروں کا کیا کرنا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ فوراً قومی والی نیشنلائز کر لیں, لیکن ریگولیشن, اوپر سے نگرانی, مانیٹرنگ, ساری آڈٹ ہوتا ہے نا, وہ آڈٹ کرنا پڑے گا, انجینئرنگ آڈٹ کرنا پڑے گا, ان کا جو فائنینشیل آڈٹ ہے وہ کرنا پڑے گا, اور فرنس آئل کی فراہمی, گیس کی فراہمی, یہ سب اداروں کو پین لینا ہوگا. وہ وزیر کہاں ہے جو یہ نہیں لے رہا؟ اگر اسلام آباد میں یہ حال ہوتا تو آج وزیر بیٹھا ہوا ہوتا. کراچی سے کسی کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی اون ہی نہیں کر رہا کراچی کو, اور پھر یہاں جو پولیٹیکلی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک بات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ تھے جی. بہت عمدگی کے ساتھ اور بہت پریسائز طریقے سے اور گہرائی کے ساتھ جا کر انہوں نے دونوں مسئلوں کا جو صورتحال تھی وہ واضح کی ہے. دیکھیں نا, لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی, لوگوں کو ڈر ہے بارش آئے گی نالے بھر جائیں گے, پانی میں ڈوب جائے گا شہر, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اور ٹھیک کہتے ہیں کہ کراچی کی پرواہ کوئی نہیں کر رہا. وہاں تو جو تعمیرات وفاق کر رہا تھا وہ آدھی پڑی ہوئی ہیں, آدھی کھدی ہوئی سڑکیں, جس طرح گویا پشاور کی وہ ریپڈ بس سروس جو تھی اس کا حال ہوا ہے. تو خاصا ایک مشکل صورتحال پیدا کر دی ان لوگوں نے. جی سر, اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سر, پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے ایک بار پھر سرپلس ہو گیا ہے, اور موجودہ سال 2020 میں پاکستان کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے ایک بڑی سہولت حاصل ہوئی ہے. ہاں جی, ہم کشکول ہمارا ماشاءاللہ بھر گیا جی, اور 1.5 ارب ڈالر جو ہے وہ آگے 50% تینوں نے دے دیے ہیں, اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارا جو خسارہ تھا وہ کم ہو گیا ہے. بھائی خسارے اس طرح بھیک سے کم نہیں ہوا کرتے, وہ دست و بازو سے کم ہوتے ہیں, محنت سے کم ہوتے ہیں, وہ عقل سے کم ہوتے ہیں. وہ آپ کو تدبر کرنا پڑے گا, آپ کو ارن کرنا پڑے گا. آپ کو اگر اپنی امپورٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے, آپ خوش ہو جاتے ہیں اس پورے مہینے میں فرنس آئل نہیں آیا, اس پورے مہینے میں ڈیزل نہیں آیا, اس پورے مہینے میں پیٹرول نہیں آیا, اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ سب چیزیں ہمارا امپورٹ بل ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے, کم ہو گیا ہے. تو چھوٹا نہیں ہوا, لوگ تنگ ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہوئے ہیں, ان کی زندگیاں جیرن ہیں. اتنی گرمی میں جبکہ لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے, لوگوں کے لیے گھر کی پتھریلی دیواروں کے اندر رہنا مشکل ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں لوگوں سے مشکلات پیدا کرنے کے لیے آپ اپنے خسارے کم کریں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر فخر کیا جا سکے. اور آپ اگر یہ سارا کم ہوا ہے, فرق پڑا ہے, تو یہ کشکول سے پڑا ہے, یہ بیکاری پن سے پڑا ہے. مطلب ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خوش ہونے کی ضرورت نہیں. ہماری معیشت تو سر نہیں اٹھا رہی نا جی, یہ تو ہمیں سہارے بار بار ملتے ہیں. اور اب جو اعداد و شمار آئے ہیں اس میں قرض کہتے ہیں ہم نے ادا کیا ہے, ضرور ادا کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی قرض بڑھا ہے ہمارا, کم نہیں ہوا. آپ نے اتنا فرق کیا ہے, آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ پروگرام کو روک دیا ہے. جو شرح نمو تھی وہ کم کر کے آپ نے کوئی 5-6% کم کر دی ہے, 5.8 کو کم کر کے آپ نے مائنس پہ لے گئے ہیں. اور جب کرونا نہیں آیا تھا تبھی وہ 1 پوائنٹ کچھ آپ نے شو کی تھی. اتنا کم کرنے کے بعد یہ انجام ہے کہ آپ اب کشکول سے بڑھنے کے بعد آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہے, بہت کچھ کر دیا ہے. ٹھیک نہیں ہے. ابھی آپ کو ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. نہ گورننس ٹھیک ہے, نہ سیاست ٹھیک ہے, اور معیشت تو آتی نہیں کسی کو, اور وہ تو دے دیا آپ نے IMF کے ہاتھ میں. IMF آپ کی معیشت کو ٹھیک نہیں کرے گا, وہ اپنا قرضہ واپس لینے کے پروگرام کو دیکھے گا, اور یہ دیکھے گا کہ کیا آپ اس قابل ہوئے. آپ نے جو ٹیکس لگانے اس بار کیسے لیں گے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے ٹارگیٹ مقرر کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہی ہے کہ تشویش کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ ہم ابھی کچھ نہیں کر پا رہے. یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے, لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا SOPs کا تعین ہونے سے قبل ہی مویشی منڈی کا آغاز کر دیا گیا ہے. لاہور میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ مویشی منڈی قائم کرنے سے ان کو روک دیا گیا ہے, جبکہ کراچی میں مویشی منڈی کا آغاز کر دیا گیا ہے. کیا معاملہ ہے سجاد میر صاحب سے پوچھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد. آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. ہمارا اصول, ہماری ثقافت, انسانیت, اسلامیت, پاکستانیت. TV ٹوڈے.
बैक नाज़रीन। सर, कराची में मवेशी मंडी का आगाज कर दिया गया है, जबकि लाहौर में कहा गया है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, लाहौर के गुंजान इबाद इलाके हैं, उनमें मवेशी मंडी कायम नहीं की जाएगी। देखिए, लाहौर में तो ये फैसला किया गया है कि मवेशी मंडी वो शहर में कायम नहीं की जाएगी। जी जी। क्योंकि मवेशी मंडी में जाके जानवर खरीदना जो है वो उसमें इज्तिमा भी होता है और वो हाइजीनिक भी नहीं होता। जी जी। आप ये खतरा मोल नहीं ले सकते। मसलन कुर्बानी हम 60 साल करते हैं, इस बार भी हम मशवरा कर रहे थे क्या किया जाए, कौन जाएगा वहां से जानवर खरीदने के लिए, हम तो किसी को नहीं भेजेंगे। फिर उन्होंने कहा कि बजाय इस काम करने के क्यों ना जो अदारे इज्तिमाई तौर पर करते हैं, मस्जिदें करती हैं, दूसरे करती हैं, उनको कहा जाए कि वो कुर्बान। फिर किसी ने कहा कि वो गोश्त भी तो घर लाना जो खतरनाक होगा, क्या वो गोश्त बांट दिया जाए, क्या किया जाए। देखो ना, हर चीज के बारे में सऊदी अरब में जाके उन्होंने जो हज खोला है वो दिखावे का हज है कि वहां के कुछ लोगों को वो हज पे ले आएंगे और हज की रस्म पूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा कि हज हो गया है। लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोग वहां नहीं आ पाएंगे। और सऊदी अरब में भी कितने लोगों को इजाजत मिलती है, कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह ने अगर मुश्किल डाली है हम पर, और उसमें उलमा कराम ने भी इस पर यही राय दी है कि इस सिलसिले में जितनी भी एहतियात की जाए, ये दूसरों की जिंदगियों के लिए बेहतर है और आपकी अपनी जिंदगी के लिए बेहतर है। इसलिए तय यही हुआ था कि शहर के अंदर मवेशी मंडी नहीं बनाई जाएगी। कैसे किया जाएगा? आज एजाज शाह जो हमारे वजीर दाखिला हैं वो कुछ इस बारे में बात भी कर रहे थे। कराची वाले जो तो बहुत ही मोहतात हैं, वो तो लॉकडाउन करते हैं, वो तो कर्फ्यू तक जाने की बात करते हैं। पता नहीं उन्होंने क्या सूझी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की है कि मवेशी मंडी को अलाउ कर दिया है। अच्छा, कराची की मार्केट बहुत बड़ी है ना जी, वहाँ जो जानवर आता है वो पूरे मुल्क से आता है, दूर दूर से आते हैं, और वो जानवर जो है महीना पहले ही आके वो बिकना शुरू हो जाते हैं। लाहौर में तो लोग जाके शहरों से बाहर भी जाके देहातों से इधर इर्द गिर्द से खरीद लेते हैं। गालिबन की ख्वाहिश यही है कि देहातों में इर्द गिर्द के इलाकों में लोग ये जगह बनाएं और जिसने खरीदना वो बाहर जाके खरीदे। लेकिन इज्तिमाई खरीदारी का जो भी मनसूबा होगा वो अच्छा नहीं होगा। कराची के तो 100 मील तक कोई गाँव है ही नहीं। यानी अगर देखा जाए सुपर हाईवे पर जाया जाए तो सुपर हाईवे पे पहले बनाया जाते थे ये मवेशी मंडी और वह लोगों को इकट्ठा किया जाता था। लेकिन कराची वालों ने इस बार अगर उसकी इजाजत दी है, कहाँ दी है मुझे नहीं पता। यानी कि हो सकता है सुपर हाईवे पे दी हो सकता है 40 किलोमीटर बाहर दी हो सकता है 30 किलोमीटर बाहर दी हो, मुझे इसका इल्म नहीं है। अगर होता इल्म तो मैं फरूक सत्तार साहब से पूछ लेता, उनसे कर लेता क्या सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल ऐसी है, इस पे गौर करना जी। सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। चीनी वजारत दफा के तर्जुमान ने कहा है कि लद्दाख के मामले पर होने वाली कशीदगी की तमाम जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है और हमारी अफवाज ने मौसर अंदाज से चीन की कौमी सलामती का दिफा किया। असल बात यह है कि लद्दाख का इलाका आज से नहीं बरसों से जो ना मुतनाज़ रहा है। बल्कि आज हमें रिपोर्ट देखी है जिसमें यह तक कि हारून रशीद के जमाने में मुसलमानों की इस पे नजरें थी और उनके यहाँ तसादम हुए हैं क्योंकि मुसलमान चीन जाना चाहते थे। ये वो इलाका है जो चीन के संगम पे वाक़ है, सिनकियांग जहाँ मुसलमानों का इंटरेस्ट है, उसके साथ तिब्बत जो खास तौर पर बुद्धों का इलाका है, और लद्दाख दरअसल तिब्बत के जेर असर रहा है और तिब्बत जो था वो चीन के जेर असर रहा है। इसलिए चीनी उस पर अपना हक समझते हैं। इंडियंस के लिए अब प्रॉब्लम ये आ गया कि वो उस रास्ते से हमारी जो सी पैक बन रही है या हमारा सियाचिन और कारगिल का इलाका है उस पर अपना तसल्लुत करना चाहता है। यहाँ कई बार तब्दीलियां आई, इसमें ऐसी बात नहीं है। अकबर ने आके जब कश्मीर पे अपना मकाम क्याम किया तो उसने भी लद्दाख के इलाके पर उन्होंने कहा अच्छा खराज दिया, ठीक हो गए। औरंगजेब के आलम में फिर दोबारा इन्होंने किया। तो एक लंबी कहानी रही। मुसीबत उसी वक्त पैदा हुई जब इसे डोगरा हुकूमत को एक सिख के हाथ पे बेच दिया गया और 75 लाख में ये सूबा बेच दिया गया। रंजीत सिंह ने इसको फतह किया। बस वो जो दौर था उसके बाद कश्मीर अभी सीधा नहीं हो पा रहा और लद्दाख जो था कश्मीर के ही सर पर एक कलगी थी और है जिसको वो चीन वाले कहते हैं कि भाई इंडियंस वाला तुम्हारा क्या हाथ। वो तो तिब्बत पर भी अपना हक जमाते थे, वो तो हर जगह अपना हक जमाते हैं, चुनाचे वो हक तो अब नहीं किसी को मिल सकता चीन के होते हुए। वो इसीलिए सारी सूरत हाल जो है वहाँ गड़बड़ हुई। जी, भारत की सर बात हो रही है तो भारत में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और दिल्ली में सेहत मराकज चलाने के लिए फौज तलब कर ली गई है। भारत में खासा प्रॉब्लम है जी। वहाँ लॉकडाउन भी जब हुआ था तो लॉकडाउन लोगों ने अगले दिन तोड़ दिया था, हुआ ही नहीं वहाँ लॉकडाउन ना, और लोग देहातों के देहात चलते थे। वो एक अजीब बड़ा शहर है, वहाँ पॉकेट्स पे लॉकडाउन करना चाहिए थे और उन इलाकों में जहाँ कोरोना था वहाँ करना चाहिए था। इतने बड़े मुल्क को जो ना, और वो भी मुल्क जहाँ गरीब तबका जो है वो
करोड़ों में हो, करोड़ों में। और जहां की आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ गरीब और मेहनत कशों पे ना हो, बल्कि वो आमदनी के लिहाज से सिर्फ कम ना हो, बल्कि अनपढ़ भी हो। अनपढ़ भी तो हो। ऐसी सूरत में आपने जिस तरह वहाँ सूरत पैदा हुई है, इंडिया को इस वक्त काबू करने के लिए कोरोना को बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। ये मोदी वो नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को धमकियां दे दे या चीन को धमकियां दे दे और समझे कि इससे इस वबा पे काबू पाया जा सकता है। आसान नहीं है। सर, इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम ने भी कहा है कि जो भारत का हेल्थ सिस्टम है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जी हाँ, जाहिर है कि वो पूरी दुनिया समझती है कि वहाँ फुटपाथों पे, सड़कों पे लोग पड़े मर रहे हैं और ये सूरत पैदा हो रही है। लेकिन खुदा ना करे अब हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से कुछ एहतियात शुरू हुई है, खुदा ना करे कि पाकिस्तान की सूरत ऐसी खराब हो, वरना ये बहुत ही खतरनाक और बड़ा ही गैर ज़िम्मेदाराना बात हो। जी सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं कि हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। पहले उन्होंने गवर्नमेंट लैब से करवाया तो पॉजिटिव आया, प्राइवेट से करवाया तो नेगेटिव आया। टेस्टों की बड़ी अजीब बात है। आप एक दिन करवाते हैं कोई रिजल्ट आता है, दूसरे दिन कराते हैं कुछ आता है। वो कहते हैं मैंने वहां कराया था तो ये आया, शौकत खाना में कराया तो ये आया, मैंने आखा में कराया तो ये आया, फलां जगह कराया तो ये आया। हमारे बड़े बड़े अदारे जो है ना वो इसी काम पे करते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम पैदा करते हैं और सूरत ऐसी खराब ही होती है। जी अच्छा, इसके अलावा मेरा ख्याल खबर आप पास कम है, लेकिन सर आखिरी एक खबर रह गई है मेरे पास। सदर ट्रम्प की मुखालफत के बावजूद जॉन बोल्टन की किताब मार्केट में आ गई। बोल्टन मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, नजरियाती आदमी, कमिटेड आदमी है। वो न्यू कॉन से भी आगे की चीज है वो, लेकिन यूएनओ में उनका नुमाइंदा भी रहा है, मंदूब भी रहा है। इसको भी हटा दिया था इसने, ट्रम्प ने। ट्रम्प तो ऐसे ही पता नहीं अजीब गरीब चीज आ गई है। अगर ये दोबारा कामयाब होता है तो इससे मतलब है कि अमेरिकी कौम जो है ना वो पीछे चली गई है। सही। उनको कोई बात नहीं है, कोई सेंस नहीं है। लेकिन उसने अपनी किताब में बहुत सी बातें लिखी हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि ये चीन के सदर को ये कहता था कि आप मेरा गंदम और पता नहीं क्या खरीदें, उसके नतीजे के तौर पर मुझे उस इलाके में वोट मिलेंगे और मैं जीत जाऊंगा दूसरी बार। कहता बजाय बात करने की इस तरह की बातें करता था और पूछता था शुरू में आके ये बरतानिया जो है ये सुपर पावर नहीं, एटमी पावर है। अच्छा देखिए, ऐसे है गालबन ओबामा से पहले जो थे, निक्सन थे क्या, वो उन्होंने पूछा था कश्मीर क्या है, ये मुल्क का नाम है। कश्मीरा ऊन भी होती है ना, तो उनको भी कश्मीर का नहीं पता। बड़े बड़े तमाशे रहे हैं वहां के सदर देखा जाए तो। और उनकी लेकिन वो एक बात उनमें होती है कि वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब वो चलते हैं तो पता नहीं चलता उनकी नरैकियां क्या है। उन्हें पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनको तो मुजस्मे लगे हुए हैं, उनके नाम से अदारे बने, वुडरो विल्सन अदारा बना हुआ है। बड़े लोगों के, रूजवेल्ट को आज भी वो पूछते हैं जिन्होंने उनको डिप्रेशन से निकाला था। तो अमेरिका की जो सारी कैफियत और सूरत हाल है वो आसान नहीं, मुश्किल है जो चलती है। जी सर, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। जी, क्लोजिंग रिमार्क्स गालबन आप रूस की स्टोरी को एक नजरअंदाज कर गए कि इस वक्त रूस में मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी, उनके डिफेंस मिनिस्टर गए। जी बिल्कुल, मुज़ाकरात हो रहे हैं। ख्याल था कि शायद रूस जो है वो चीन के साथ मिलकर अफ्रीकी मुज़ाकरात होंगे, मदद करेगा, लेकिन वो मदद नहीं की उन्होंने। वो तो जो डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहते थे उसके बातचीत कर रहे हैं। इसका जो चीन की और इंडिया की लड़ाई है उसमें रूस नहीं आता, उसकी बात नहीं हो रही। और यही हमें देखना चाहिए कि इंडिया खासी मुश्किलात में है, इधर उधर से असला भी तलाश कर रहा है और खरीद भी रहा है। अब रह गया क्लोजिंग रिमार्क्स, तो क्लोजिंग रिमार्क्स में ये कह सकता हूँ कि आज बड़ी खबर तो हमारी शहरी हवाबाजी की थी कि हम उन जहाज़ों में परवाज कर रहे हैं जिनके पायलट जो हैं उनके पास वैसे लाइसेंस भी नहीं है जैसे हमारे ट्रक ड्राइवरों के पास होते हैं, और तनख्वाहें उनकी वो हैं जिनको सुन के इंसान हैरान रह जाता है। अगर इन्होंने आलमी सतह पर तनख्वाहें लेनी है, अगर हमने अदारे चलाने हैं तो हमें उस पर कुछ करना पड़ेगा, वरना छोड़ें, प्राइवेटाइज करें, उनको किसी के सुपुर्द करें भले लोगों के पास जो इस चीज़ को चला सकें और लेके आगे बढ़ सकें। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। अब हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।